हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, जो कि टोटल इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस हम आज करेंगे और 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पीवाईक्यू जो है वो स्टूडेंट के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हर ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो हर एक पीवाईक्यू में रिपीट होते हैं। ओके, तो इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर, ताकि आपको सारे जो वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया? तो ये 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। ओके, तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ना, किसके किसके बीच में हुआ था? पाल वंशों, चालुक्य या राष्ट्रकूटों, गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों का पाल वंशों, या फिर गुर्जर प्रतिहारों चालुक्यों पाल वंश, या फिर गुर्जर प्रतिहारों चोल वंश, या फिर पाल वंश। तो किसके साथ हुआ था? तो इसका जो आंसर है ये है गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंशों के साथ हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सेकंड वाला। चलिए देखते हैं 32 वाला क्वेश्चन। 32 वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको? सही उत्तर का चयन करना है। ओके, महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे, या फिर अन्न औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया? ओके, तो दोनों में से कौन सा कथन सही, कौन सा कथन गलत? दोनों सही है या दोनों गलत है? ए सही है या बी? इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, तो देखिए ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना ये सही है। तो देखो, महाजनपदों के शासक केवल किसानों से ही नहीं, उल्टा सबसे वो लोग क्या करते थे? कर वसूल करते थे। जिसके पास भी थोड़ा बहुत है, किसी के पास जंगल है तो जंगल से जो भी फ्रूट्स वगैरह ग्रो होते थे वो सारे चीज़ों को भी वो कर के रूप में लेते थे। अगर आपके पास गेहूँ बहुत ज़्यादा है तो वो गेहूँ को लेते थे। ठीक है, सबसे लेते थे यहाँ पे। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत। औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया था, तो ये सही है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सही है इसका आंसर। चलिए देखते हैं 33 वाला। 33 जो क्वेश्चन है, अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि? तो जो अकबर हैं तो उनका शांति विचार का उदय हुआ, उद्गम हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। वह धर्म और धर्म मुखियों पर नियंत्रण करना चाहते थे। वह राजनीतिक संघर्ष समाप्त करना चाहता था, या फिर वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाना चाहता था। तो शांति विचार का जो उदय हुआ वो क्यों हुआ, क्या चाहते थे? ओके, तो 33 का आंसर क्या है? अकबर की अगर हम बात करें ना तो उसे विभिन्न धर्मों और अलग अलग रीति रिवाजों में रुचि थी, तो इसलिए उनके दिमाग में क्या हुआ था? शांति विचार उद्गम हुआ था। ठीक है, शांति विचार उदय हुआ था, क्योंकि वो चाहते थे कि जितने भी मेरे राज्य में जितने भी अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं वो प्यार मोहब्बत से रहें। ओके, तो इसीलिए ये शांति विचार उदय हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं 34 वाला। 34 जो क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के स्थिरता का आधार था। मुगल साम्राज्य की स्थिरता का क्या आधार था ये बताना है आपको। ठीक है, केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण, सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारीकरण की नीति, भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था, या फिर आसपास के क्षेत्रों से मित्रता और वैवाहिक संबंध। इनकी स्थिरता का आधार क्या है? मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार क्या था वो आपको बताना है। ओके, तो 34 का आंसर क्या है? 3, भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था। वो स्थिरता कैसे है? मुगल साम्राज्य में स्थिरता कहाँ से आएगी? इनफैक्ट किसी भी अगर साम्राज्य है तो उसके राज्य में स्थिरता कहाँ से आएगी? जब उसको पैसा मिलेगा, राइट? तो जिसके पास ये भूमि था ना, तो भूमि में उसने कर लगाकर जो पैसा उससे मिलता था ना, उसके वजह से उसके साम्राज्य में क्या थी? स्थिरता का आधार था उसका। ठीक है, चलिए देखते हैं 35 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है।
तुलसीदास की रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास जी की किस पे लिखी गई है रामचरितमानस? संस्कृत, हिंदुस्तानी, ब्रजभाषा या फिर अवधी? तो तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा था, कि याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल तो सनातन धर्म बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 वाला। 36 जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाहता है? वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। ओके, बौद्ध धर्म और जैन का क्या करते थे? वो आलोचना करते थे, और शिव तथा विष्णु के प्रति वो सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उस उपरोक्त विशेषता किस से संबंधित है? ओके, नयनार या अलवार, शंकर और रामानुज, अल्लमा प्रभु या फिर अक्कम महादेवी या फिर सिद्ध और योगी? सही आंसर क्या है 36 का? तो देखिए ये जो है ना, इसका सही आंसर जो है वो है नयनार और अलवर। ठीक है, अलवार, नयनार एंड अलवार इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि बुद्धों और जैनों के प्रति ना वो क्या थे? बहुत ज़्यादा आलोचक थे, और विष्णु जी के और शिव जी के बहुत ही प्रेमी थे वो। ओके, चलो देखते हैं 37 वाला क्वेश्चन। ओके, गौंड जनजातियाँ आज के समय में कौन से राज्य में बहुसंख्या में फैली है? ये भी 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो गौंड जाति है सबसे ज़्यादा कहाँ फैली हुई है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा या कर्नाटका? जल्दी से बताइए 37 का आंसर। तो 37 का आंसर जो है ना वो है आपका फर्स्ट वाला, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। कौन सी जाति? गौंड जनजाति। याद रखिएगा, गौंड जनजाति कहाँ कहाँ? छत्तीस, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 38 वाला। ओके, 38 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करना है। बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। ओके, सेकंड है, अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी बहुत खुश थे। बिल्कुल भी नहीं। दीकू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की। तो क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी से आपको बताना है। ओके, तो 38 पे थे हम लोग, राइट। 38 वाला क्वेश्चन, ये बार बार ऐसा हो जाता है, गुम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ए सत्य है, ए और बी सत्य है, ए और सी सत्य है, ए बी सी तीनों ही सत्य है 38 के बारे में। तो सही आंसर क्या आएगा? ए सत्य है। ठीक है, बहुत से आदिवासी समूह जो थे ना बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। ये जो है ना सही आंसर है, क्योंकि उनके वजह से जो व्यापारी लोग थे ना, उनके वजह से क्या हो रहा था? उनका अच्छे से बिजनेस नहीं हो पा रहा था, उनके जंगली जो भी फल वगैरह थे वो बिक नहीं पाते थे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 39 वाला। 39 जो है क्वेश्चन है, सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया? तो सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए एक गठन किया गया, सतनामी आंदोलन का गठन। वो किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया? पूर्वी भारत में मजदूरी करने वाले समूह के जो स्थिति है उनको सुधारने के लिए, या फिर उत्तरी भारत में जो जाति भाव होता था उसको सुधारने के लिए, या फिर मध्य भारत में जो चमड़े का काम करने वाले समूहों को नीच समझा जाता था, कम समझा जाता था, कम रिस्पेक्टफुल समझा जाता था, उनको सुधार करने के लिए, या फिर पश्चिम भारत में मैला सफाई करने वाले समूहों के लिए, जो मैल सफाई करते, संडास वगैरह साफ करते थे, उनके सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था। तो जो सतनामी आंदोलन है वो किसके लिए किया गया था? जल्दी बताइए 39 का आंसर क्या होगा? तो सतनामी आंदोलन जो है ना वो किया गया था मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए। ये 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो चमड़े का काम करने वाले जो समूह था ना उनको बहुत ज़्यादा नीचा समझा जाता था, अछूत समझा जाता था, तो उनकी कंडीशन को ही अच्छा करने के लिए सतनामी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बीएड के ग्रुप में शेयर करें। 40 वाला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जो है ना जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों में मेल खाते हैं? ओके, मीन्स विच ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज करेक्टली लिंक्ड विद द रीजन ऑफ द इन्फ्लुएंस? सतनामी आंदोलन, मठुआ पंथ तमिलनाडु, सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र या फिर आर्य समाज केरला? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 40 का आंसर क्या होगा? सत्यशोधक समाज जो है ना, सत्यशोधक समाज जो है ना वो क्या थे कि जाति उन्मूलन के विरुद्ध, जाति मतलब हर एक जाति पे भेदभाव करना, उसके ये टोटली खिलाफ थे। कौन? सत्यशोधक समाज, जो कि महाराष्ट्र में इसका ये हुआ था स्टैब्लिशमेंट। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 वाला। निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप में मेल खाते हैं? निम्न जातियाँ द्रविड़ संस्कृति की वास्तविक समर्थक है, घासीदास ने कहा है, या फिर जातिवाद के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्णता मानवता एक ही जाति से संबंध रखती है, श्री नारायण गुरु ने कहा है, या फिर शूद्र अति शूद्र को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ज्योतिराव फुले ने कहा है। इसमें से कौन सा कथन सही है ना वो आपको बताना है। और ये क्वेश्चन ना रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 41 का आंसर क्या होगा? तो 41 का आंसर जो है वो होगा आपका सेकंड वाला। और जो सेकंड वाला है ये पहले भी आ चुका था कि जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता जो है ना एक ही जाति से संबंधित है। तो जितने भी मतलब समाज में जितने भी लोग हैं ना वो एक ही जाति से संबंधित है, ऐसा मानना था किसका? श्री नारायण गुरु जी का, ठीक है, श्री नारायण गुरु जी का मानना था। ओके, एंड नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट जो है ये जो सी वाले हैं ना, शूद्र अति शूद्र और जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए। जितने भी लोग थे ना उनको क्या करना चाहिए? एकजुट होकर चुनौती देना चाहिए। तो ये ज्योतिराव फुले ने कहा, मीन्स मतलब बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही है, 41 वाला। ओके, चलिए देखते हैं अब 42 वाला। औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का अधिकार था। इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकेगा। इसके द्वारा आशा की गई कि यह भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। मतलब कि भारत में जो प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है ये आपको बताना है। ओके, तो जो ए है वही सही है, ए और बी दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये सही है। इसमें ए और बी दोनों सही है। हमें उम्मीद थी कि अंग्रेज़ों का एकाधिकार था, अधिकांश नौकरी पर अंग्रेज़ों का अधिकार था और इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव जो है ना इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकेगा। सो ए और बी दोनों सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 वाला। 43 वाला क्वेश्चन है कि रॉलेट सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें और उचित विकल्प बताएं। आपने सुना ही होगा रॉलेट एक्ट। तो जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की थी, या फिर इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती थी, वही एक एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करता था, या 6 अप्रैल 1919 को अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो ये जो है 43 वाला क्वेश्चन के बारे में आपका क्या विचार है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसमें क्या है ना, ए और सी, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही है। तो जो रॉलेट एक्ट था ना वो गांधी जी के द्वारा 1919 में उसकी घोषणा कर दी गई थी और इसके बाद 6 अप्रैल 1919 को अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 44 वाला। 44 जो क्वेश्चन है वो है कि आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना के विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी? क्यों वो आलोचक थी मीराबेन? इससे लघु उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और वे घट जाएंगे। ओके,
या फिर इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। इससे किसानों की संख्या में कमी आएगी क्योंकि वे नए कारखानों में काम करने का चयन करेंगे। इससे श्रम की आवश्यकता में कमी आएगी क्योंकि मशीनें जो है किसानों की जगह ले लेगी। तो सही आंसर क्या है 44 का। ओके, 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड जो है सही आंसर है कि इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जो मीराबेन है ना, उन्होंने क्या की थी, विज्ञान और मशीनरी पर उन्होंने आलोचक थी, वो उसके बल की आलोचक थी। ओके, क्योंकि उनको लगता था कि अगर मशीन वगैरह आ जाएगी तो भाई जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारा पर्यावरण है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद जीवन जो है हमारा वो भी संकट में पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 वाला। निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मानचित्र मतलब पता है आपको, जो मैप होता है उसके बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, समय या चिन्ह। ये ना 6 स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी का है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या कस्बा वो कागज़ में दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। मतलब मानचित्र मतलब कि देखो, अगर हमें महाद्वीप को बताना है, देशों को बताना है एक कागज़ में, तो हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं, मतलब बड़े पैमाने वाले स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें छोटे किसी चीज़ को बताना है तो हम छोटे स्केल का इस्तेमाल करते हैं। स्केल पता है आपको, जो हम लोग ग्राफ वगैरह में करते हैं, ये वाला स्केल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, बी और सी दोनों ही सही है। ओके, बी और सी जो है इसका आंसर सही है, थर्ड वन। और दूरी, समय एंड देखो, मानचित्र के 3 घटक की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस, टाइम एंड सिंबल दिया हुआ है, तो टाइम नहीं आएगा, ठीक है ना, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, थर्ड वन जो है बी एंड सी, ये सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 वाला। ओके, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। तो देखिए, लैटिट्यूड जो है एंड लॉन्गिट्यूड, इन दोनों से क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते ही हैं। तो वापस से देखो, क्वेश्चन आ चुका है, हर एक पेपर में आता ही है, ठीक है। तो महाद्वीप की पहचान कीजिए। विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जो विषुवत वृत्त है ना, मध्य भाग से होकर बीच से गुजरती है। इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध मतलब कि ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी अमेरिका है या एशिया है या फिर अफ्रीका है या फिर दक्षिण अमेरिका है। तो क्या आएगा आपका आंसर? आपका जो आंसर आएगा वो है आपका अफ्रीका। ओके, 46 का आंसर क्या आएगा? अफ्रीका इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर आप अफ्रीका को मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो विषुवत रेखा है ना वो बीचों बीच से होकर गुजरती है, और इसका ज़्यादातर जो पार्ट है ना वो ऊपर की तरफ है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 वाला। मुझे ना ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैंने 6 की ज्योग्राफी, 7 की ज्योग्राफी, 8 की ज्योग्राफी, 9 की ज्योग्राफी सारी पढ़ चुकी है। तो जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो वह हिस्ट्री का। हिस्ट्री के मुझे थोड़ा आंसर की देखना पड़ता है, क्योंकि हिस्ट्री में मैंने 6 का हिस्ट्री पढ़ा है, 7 का हिस्ट्री पढ़ा है, 8 का मैंने हाफ ही हिस्ट्री पढ़ा है और 9 का बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा आंसर की सहायता लेनी पड़ती है। इसके अलावा ज्योग्राफी और सिविक्स तो मुझे बहुत मज़ा आता है, उसके सारे क्वेश्चंस मैं इजीली हल कर लेती हूँ। क्या आपको कौन सा सेक्शन पसंद है सोशल साइंस का, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए देखते हैं निम्न में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है। उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। इसका सही आंसर क्या आएगा आपको बताना है। ओके, उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। क्या कटिबंध लगा के रखा है। चलिए, कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग?
47 वाले पे, राइट। 47 का क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लेते हैं कि क्या आएगा। टॉरिड जोन साउथ टेम्परेट या फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन नॉर्थ टेम्परेट जोन या फिर फ्रिजिड जोन, साउथ टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन या फ्रिजिड जोन। हीट जोन के बारे में बताना है आपको कि कौन सा सीक्वेंस जो है ना हीट जोन के बारे में करेक्ट है। ओके, तो हीट जोन के बारे में अगर हम बात करें तो 47 का जो आंसर है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, दोनों ही सही है। मतलब टॉरिड जोन साउथ टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन नॉर्थ टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ठीक है, ये जो है ए और बी दोनों सही है इसका। देखो, चलिए अब देखते हैं 48 वाला आंसर। 48 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, देशांतर का इंग्लिश क्या होगा, लॉन्गिट्यूड के बारे में कौन सा कथन सही है वो बताना है। देशांतर जो है ना एक काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। प्रमुख याम्यांतर पृथ्वी को 2 बार हिस्सा में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये तो गलत ही है, लॉन्गिट्यूड थोड़ी करता है, लैटिट्यूड करता है उत्तरी गोलार्ध में। तो 180 डिग्री पूर्व में होता है, 180 डिग्री पश्चिम में होता है, एक दूसरे के विपरीत है। सही है ये तो, ठीक है, सी जो है वो सही है। देशांतर याम्योत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। सी भी जो डी है वो भी सही है। इसका आंसर जो मिलेगा ना आपको ज्योग्राफी के 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। तो मेरा देखिए, मैं एकदम हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मतलब आपको इतना रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज़ आप 6 स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 2 लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसका आपका 1 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा अगर वो चैप्टर आप पढ़ लेते हो। सिर्फ 2 पेज का चैप्टर है, कृपया करके जाइए और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका सही आंसर देख लेते हैं फिर। 48 जो है ना, तो 48 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। 48 का जो आंसर है वो है ए एंड डी। ए का जो इंग्लिश, द लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन विद द सेम रेडियस। ओके, तो देखिए ए सही है एंड डी जो है वो भी सही है, घट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ना जो सी वाला है, एक 180 ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर अपोजिट टू ईच अदर ऑन अ ग्लोब। तो यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ है ना, इसीलिए ये आंसर गलत है, वरना तो ये आंसर भी सही था। देखिए 180 डिग्री ईस्ट में होता है, 180 डिग्री वेस्ट में इक्वली होते हैं वो लोग, ठीक है, अपोजिट नहीं होते हैं। तो इसीलिए आंसर ए और डी को सही माना गया है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 49 वाला। 49 जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाहता है, निम्न कथनों पर ए और बी पर विचार करो तथा सही विकल्प का चयन करो। हरे पौधे जो होते हैं वो CO2 का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं। CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, आपको पता ही होगा, बताने जैसा कुछ भी नहीं है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। CO2 की मात्रा अगर ज़्यादा होगी, जितना जंगल होगा वो जल जाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हवा में ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगी, गर्मी ज़्यादा रहेगी, पेड़ पौधे इतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाएंगे। तो ये तो गलत हो गया। हरे पौधे जो होते हैं ना वो कार्बन डाई के हेल्प से ही अपने खाने को बनाते हैं। तो ए सही है और बी गलत है, राइट, ए सही है बी गलत है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही है 49 के बारे में। चलो देखते हैं 50 वाला। 50 क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाहता है हम लोगों को, भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा जा सकता है। कितना रिक्टर स्केल होगा कि सामान जो है वो गिरने लग जाएंगे। ओके, तो 5 और उससे ज़्यादा, 5 से ज़्यादा अगर रहता है ना तो
जितने भी सामान हैं वो गिरने लग जाते हैं। ओके, अगर 4 बार आता है तो ये एकदम नॉर्मल है, इसमें सामान नहीं गिरता। बट 5 और उससे ज़्यादा जब आते हैं तब सामान गिरने लग जाता है। ओके, तो 5 को ही हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे क्योंकि 5 से ही स्टार्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 वाला। ओके, 51 वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायु में मौजूद ताप व शीतलता की ही होती है, किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है। तो ये किसका आंसर, इसका क्या, स्थान के अक्षांश पर, स्थान की ऊंचाई पर समुद्र तल से, या स्थान के देशांतर पर, या गर्म व ठंडी महासागर धाराओं की उपस्थिति पर कभी कभी ना मुझे हिंदी के क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं, स्पेशली ये लॉन्गिट्यूड वाला और लैटिट्यूड वाला, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश का इस्तेमाल करूँगी। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर। ओके, द टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, टेम्परेचर जो है ना किसी भी प्लेस का टेम्परेचर वो किसके वजह से होता है। ओके, किसके वजह से होता है, इसका आंसर क्या होगा। अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसके ऑप्शंस, लैटिट्यूड्स ऑफ द प्लेस, या एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, या फिर लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस, या फिर प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स। तो इसका जो आंसर है ना ये आपका आएगा ए बी डी। ए भी सही है, बी भी सही है एंड डी भी सही है। ठीक है, देखो ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि अगर आप बहुत ऊंचाई पर रहते हो तो वो भी वहाँ का टेम्परेचर जो है वो इन्फ्लुएंस होगा। अगर वहाँ पे ओशन करंट्स आते हैं, वार्म है, प्रेजेंस ऑफ वार्म, तो वहाँ के भी टेम्परेचर में फ़र्क पड़ेगा। एंड एटीट्यूड ऑफ द प्लेस, प्लेस का एटीट्यूड कैसा है उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए बी डी जो है वो सही आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 वाला। 52 का जो क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पृथ्वी द्वारा प्राप्त और विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। पृथ्वी जो है स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। नाइट्रोजन जो है पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। सी जो है वो तो सही ही है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। द आइसोलेशन रिसीव बाय द अर्थ हीट अप इट्स सरफेस। Earth after being heated from insulations itself becomes a radiating body. Nitrogen traps heat generated from the earth and helps maintain Earth's temperature. तो 52 का जो आंसर है वो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। देखिए, तो जो अर्थ हीट्स अप इट्स सरफेस, जो भी आइसोलेशन, जो भी हमें गरम गरम हवा मिल रही है तो वो अर्थ के सरफेस को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। सही है भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ना 52 का जो आंसर है वो है फर्स्ट वाला, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 वाला। जब कपड़े सूखने में काफ़ी टाइम लगता है ना और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता, निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है। मतलब देखो, कपड़े जो है सूखने में काफ़ी टाइम लग रहा है, हमारा शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता, तो इसको आप किसकी सहायता से समझाओगे। वायु में गैसों की उपस्थिति, वायु दाब, आर्द्रता या मौसमी पवनें, किसके एग्जाम्पल से आप बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, आर्द्रता। ओके, आर्द्रता मीन्स ह्यूमिडिटी। ओके, ह्यूमिडिटी की वजह से कपड़े जो है जल्दी नहीं सूखते हैं और शरीर का पसीना भी आसानी से नहीं सूखता है। तो ह्यूमिडिटी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं 54 वाला, और ये है आपका मैच द फॉलोइंग। देखिए, मैच द फॉलोइंग है जो होता है ना वो हर एक पेपर में आता ही है। किसी किसी में बहुत ज़्यादा भी आता है, मतलब 3-4 भी आ जाते हैं, और किसी किसी में एक भी आता है। तो इस वीडियो में तो हमें अभी फ़िलहाल एक ही देखने को मिला है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका 54 वाला। ओके, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटेली झाड़ियाँ, या फिर मैंग्रोव वन। ओके, अब इसको मैं एक बार इंग्लिश में देखना चाहूँगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है 54 वाला, राइट।
तो इसमें से आपको कोई ना कोई ऐसा तो होता ही है कि जो क्वेश्चंस के आंसर आपको पता ही होते हैं। ओके, तो 54 का ये क्वेश्चन है, आपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा ही है, राइट। ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है ना, ये कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ओके, इसके बाद जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, वो पाया जाता है ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इसके बाद जो थॉर्नी बुशेस हैं वो पाए जाते हैं राजस्थान में। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जो झाड़ियाँ वगैरह जहाँ पानी नहीं रहेगा वहीं तो झाड़ियाँ उगेगी ना। तो कहाँ उगती हैं झाड़ियाँ? राजस्थान में, राइट। और मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन इज़ फेमस फॉर द मैंग्रोव फॉरेस्ट, राइट। तो इसमें से आपको अगर कुछ भी नहीं पता है आपको, तो भी ये दो चीज़ तो पता ही होगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है सुंदरबन मैंग्रोव के लिए फेमस है, और थॉर्नी बुशेस जो है राजस्थान में ही ग्रो होंगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है इसके लिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 वाला। 55 का जो क्वेश्चन है वो है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही थी। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती है, और जो अपने आधार पर चौड़ा है तथा ऊपर की ओर बढ़ते हुए संकरा हो रहा है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या पिरामिड वह प्रयोग कर रही है? ये ना 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का भी नहीं है, 9th की इकोनॉमिक्स का है ये। ओके, तो ये जनसंख्या के बारे में बता रही है कि भाई जब नीचे के बारे में पढ़ा रही हो तो वो बहुत चौड़ा है और ऊपर बढ़ते बढ़ते संकरा हो जा रहा है। तो ये किसकी जनसंख्या की बात यहाँ पे कर रहे हैं? तो यहाँ पे बात हो रही है ना कि जापान, ना कि ऑस्ट्रेलिया, ना कि जर्मनी, इधर बात हो रही है केन्या की। ठीक है, तो 55 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा केन्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाला अपकर्ष कारक है? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग पुल्स फैक्टर इम्पैक्ट माइग्रेशन। ये माइग्रेशन वाला टॉपिक भी ना बहुत आ रहा है, लिटरली मैं बता रही हूँ। आप ना ये भी 9th के इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों लोगों को। तो माइग्रेशन टॉपिक भी बार बार मैंने तो अभी तक हर एक पेपर में ही इस टॉपिक को देखा है। तो आप प्लीज़ इससे ध्यान से पढ़िए कि जो लोग हैं ना वो माइग्रेशन क्यों करते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है एक प्लेस से छोड़कर दूसरे प्लेस पे जाना। क्यों करते हैं वो लोग? कार्य हेतु अच्छे अवसर मिले उन्हें, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, गरीबी उनकी ख़त्म हो जाए, उच्च आय, किस लिए वो अपने घर को छोड़ के दूसरे के यहाँ जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं। इनका आंसर है ABD, अच्छे अवसर प्राप्त कर ताकि उनको अच्छा कार्य मिले, अच्छे पैसा भी मिले। ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले और उच्च आय मतलब पैसे भी अच्छे मिले। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके बारे में पूर्ण रूप से सही है। वीडियो अच्छी लग रही है ना आप लोगों को? चलिए फिर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। ओके, अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 57 की बात कर लिया जाए। चलिए जल्दी से 57 का क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्ष एवं उत्पादन शामिल होता है। बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीयक गतिविधियों के उदाहरण हैं, या फिर तृतीयक गतिविधियाँ प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं एक बार थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ना चाहती हूँ। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन, ये ना 9th के इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। सोचिए 9th से भी पूछा जाता है एसएस के नोटबुक में, एसएस के पेपर में 9th से भी पूछे जाते हैं। तो सिर्फ इसमें कितने चैप्टर्स है? मुश्किल से 4 चैप्टर है। एक बार नज़र डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड एडवर्टाइजिंग। टेरिटरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो 57 का देखिए जो आंसर है आपका आएगा ओनली ए इज़ अ ट्रू आंसर। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन करना। ठीक है, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, हम लोग मतलब खेतों में हम लोग गेहूँ लगा रहे हैं, चावल लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। ठीक है,
ये जो बैंकिंग है, सेकेंडरी में क्या होता है कि जो हम लोग इंडस्ट्री में जो काम करते हैं ना, इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा। बैंकिंग में आएगा, ये जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो तो टर्शरी में आएगा, टर्शरी, ठीक है, टर्शरी लिखा है वही में, टर्शरी, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट वाला ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ ट्रू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 वाला हो गया, 57 वाला। 58 वाला देख लेते हैं। विच रीजन ऑफ इंडिया डिड बुद्धिज़्म रीच तिब्बत? ये देखो, ये है आपके 6th की ज्योग्राफी में, अभी बच्चों को यही चैप्टर पढ़ा रही हूँ। ये है लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 का ही है कि जो बुद्धिज़्म है ना वो कहाँ से तिब्बत पहुंचा। भाई लद्दाख से पहुंचेगा ना, क्योंकि लद्दाख के बाजू में तो तिब्बत है ना, तो कहाँ से पहुंचेगा, लद्दाख, ठीक है। तो लेसन नंबर 1 जो है ज्योग्राफी का 6th स्टैंडर्ड का, इसमें आप लोग लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं एंड केरला के बारे में पढ़ते हैं कि क्यों लद्दाख अलग है, क्यों केरला अलग है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख। चलिए देखते हैं 59 वाला क्वेश्चन, और फिर 60 वाले क्वेश्चन पे हम लोग दे एंड कर देंगे। 30 क्वेश्चन हमारे आज के हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ओके। संविधान बनाने वाले ने ये उद्घोषणा करते हुए कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा, किस मूल्यों को बढ़ावा देने का प्रयास किया था? देखिए, क्योंकि हमारे इंडिया में ना अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो संविधान बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया था कि किसी भी एक लैंग्वेज को ज़्यादा महत्व नहीं दिया था कि आपको ये लैंग्वेज बोलनी ही पड़ेगी, आपको ये संस्कृति को मानना ही पड़ेगा, आपको ये धर्म को मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। हमारे कंट्री को क्या लिखा गया है, सेक्युलर कंट्री, मतलब कि हर एक धर्म, हर एक भाषा, हर एक संस्कृति सेम रहेगी, ठीक है। तो ये किस मूल्य को बढ़ावा दे रहा है, तो ये जो बढ़ावा दे रहा है विविधता में एकता का, ठीक है, डाइवर्सिटी पे फोकस कर रहा है, क्योंकि हमारा कंट्री कैसा है, डाइवर्स कंट्री है, विविधता पर ये फोकस कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 वाला, और फिर यहाँ पे आज का जो वीडियो है ख़त्म करते हैं। जिसने भी लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ओके। क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। भारत में सरकार को कितने स्तर पे मौजूद किया गया है, भाई बहुत ही ईजी है, ये तो थर्ड के बच्चों को भी आता है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, सी वाला 3, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल इसका आंसर है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।